नमस्कार, दीक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप अपने वीडियोस देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे कुछ आपको जीएस के भी टॉपिक्स आपको मिल चुके हैं और कुछ आपको रीजनिंग के भी टॉपिक मिल चुके हैं, कुछ मैथमेटिक्स का भी टॉपिक मिल चुका है। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग एक आपका पीईटी में ग्राफ और तालिका पे 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें कि 5-5 के 4 सेट आपके पास होने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेट करने वाले हैं वो उसी 20 नंबर के लिए करने वाले हैं, जिसमें ये जो पहला वीडियो है वो पाई चार्ट पे डिपेंड होगा। पहले तो आपको मैं ये चीज़ समझा दूँ कि ग्राफ में आपको क्या समझना है। ठीक है, जैसे आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो भी ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा ना, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो है, इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एक होता है पाई चार्ट, एक होता है लाइन ग्राफ, एक होता है बार ग्राफ और एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म, टेबल वाले चार्ट। ठीक है, ये 4 तरह के हैं और आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो ये कहता है कि 5-5 नंबर के 4 सेट आपके होंगे, जो इन चारों से होंगे। ठीक ना। अब पाई चार्ट में आपने देखा होगा कि आपको इस तरह का कुछ डायग्राम मिलता है और इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइन ग्राफ में आपको कुछ ऐसे, ठीक है, बार ग्राफ में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारा टेबुलर फॉर्म में है उसमें सारे जो आंकड़े होते हैं वो आपको टेबल के फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। तो बेसिकली आपको यही 4 चीज़ें समझनी हैं आज के क्वेश्चन में। ठीक, तो ये जो हमारा सेशन है वो पहला सेशन जो होगा वो पाई चार्ट पे डिपेंड होगा, मतलब जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं वो पाई चार्ट पे करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि जो बच्चे हैं वो ग्राफ को ठीक से पढ़ नहीं पाते कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो थोड़ा सा समझिए कि आपको जो आपका क्वेश्चन होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ आंकड़ा हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आंकड़े न भी दिए हों। तो आपको देखिए, इसमें कह रहा है कि 2020 में 46,000 रुपये किसी व्यक्ति का कुल खर्च है, मतलब जो उसकी टोटल एक्सपेंडिचर है एंड दैट इज़ 46,000। किसी भी एक पर्सन का वर्ष 2020 में जो कुल खर्च है वो 46,000 रुपये है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसमें आपको ये समझना है कि उसका जो कुल खर्च है वो कितना है, 46,000 रुपये है। तो अब आपसे पूछ रहा है तो भोजन के मद में किया गया कुल खर्च, जैसे टोटल जो खर्च है वो कितना है, उसका वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 46,000 रुपये। और वो 46,000 रुपये इन सब में मिलाकर के खर्च हुआ है, मतलब उसका कुछ हिस्सा वस्त्र पर, कुछ हिस्सा आवास पर, कुछ हिस्सा शिक्षा पर, ऐसे करके वो टोटल खर्च हुआ है 46,000 रुपये। आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि भोजन पे, आप ये बताइए भोजन पे उसने खर्च किया कितना है, 23%। और आपसे जो पूछ रहा है वो सिर्फ यही पूछ रहा है कि भोजन का खर्च बता दो। तो भोजन मतलब हमको 23% निकालना है, किसका, इस 46,000 का। तो हम 46,000 का 23% निकाल लें तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आपको पता है कि 6 × 18, मतलब जो अंतिम इकाई अंक होगा वो 8 होगा। तो अंतिम इकाई अंक जो है हमारा वो क्या है, 8 इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो ये हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से बताते हैं, आपको ये समझना है कि ये जो भी पाई चार्ट है और एक पाई चार्ट पे 5 क्वेश्चन होने हैं। आप ये देखिए कि टोटल खर्च उसका कितना हो गया, 46,000 रुपये। अगर टोटल खर्च 46,000 है, इसका मतलब इन सभी चीज़ों पर मिलाकर वो 46,000 रुपये एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक बात समझिए कि इसमें हमसे पूछा भोजन पे खर्च, तो भोजन का खर्च क्या होता है कि 23% होता है। इसके अकॉर्डिंग तो 23% हमारे पास है, तो कुल खर्च 46,000 का हम 23% निकालेंगे। अगर हमसे बचत का पूछा होता तो हम इसका 15% निकालते, अगर हमसे अन्य का पूछा होता तो हम इसका 20% निकालते। और कभी कभी पूछ देता है कि भोजन और बचत में अंतर कितना है, तो आप देखिए भोजन पर 23% और बचत पर 15%। अब ये नहीं कि भोजन का अलग निकालें और बचत का अलग निकालें फिर उसको माइनस करें, ये आपका टाइम ज़्यादा लेगा। तो आपको करना ये है कि आप यही माइनस कर लीजिए। तो यहाँ आपका अंतर कितने परसेंट का होगा, 8% का होगा। तो हम 46,000 का 8% निकालेंगे। आपसे पूछ सकता है कि बचत और वस्त्र पे खर्चों का अंतर बताइए, तो आप परसेंटेज में कितने का अंतर है, 5% का। तो हम सीधे आपको यहाँ पर इसका 5% निकाल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आवास और वस्त्र में खर्चों का योग बताओ, कुल खर्च। तो अगर इन दोनों का कुल खर्च पूछता है तो 15% ये है, 10% ये है, सीधे 25% हम उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये उसी चार्ट का अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, हमसे पूछ रहा है कि कुल खर्च 46,000, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक। और अब आपसे पूछा है कि वस्त्र और आवास पर कुल खर्च कितना है। देखिए हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया वो यहाँ पर पूछा भी है, वस्त्र और आवास पर कुल खर्च। तो वस्त्र का कितना है 10% और आवास पर कितना है 15%। तो मतलब कुल कितना आपको निकालना है 15 और 10, हम कह सकते हैं कि भाई हमको निकालना है 25%, क्योंकि जिन दो चीज़ का पूछा है उसका 15, 10, 25%, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ निकाल सकते हैं। तो 25% अगर आपको निकालना है, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो अब या तो आप 46,000 का 25% निकाल लें, या तो 46,000 का 1/4 निकाल लें। तो अगर हम 46,000 का 1/4 निकाल लें, मतलब 25% निकाल लें, तो आपको कितना मिलेगा 11,500 मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला आपसे, इसमें कहा कि आवास पर किए गए कुल खर्च तथा शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात, यहाँ पर रेशियो बताना है। अब ये नहीं कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या पूछा है कि आवास पर कुल खर्च का अनुपात और दूसरा पूछा आपसे शिक्षा पर कुल खर्च। तो आपको पता है कि कुल खर्च तो उसका कितना है 46,000 है। 46,000 का आवास पर कितना दिया उसने, आवास पर दिया 15%, तो ये आपका 15% हो गया। और दूसरा आपसे पूछा है कि इसी 46,000 का उसने जो शिक्षा पर खर्च किया है, शिक्षा पर खर्च उसने कितना किया 12%। तो अब इन दोनों का अगर अनुपात पूछा तो अब ये नहीं कि हम इसको दोनों को साथ में लिखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये 46,000 ये 46,000 तो वैसे भी कट जाना अनुपात में। तो आप सिर्फ ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे किसका पूछा, आपसे पूछा है आवास का और आपसे पूछा है शिक्षा का। आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि आवास का है 15% और शिक्षा का है आपके पास कितना 12%। तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं इसको 3 से 5 बार में और इसको 3 से 4 बार में। तो ये हमारा जो है डिज़ायर्ड रेशियो हो जाएगा। हमसे पूछा है कि इन दो आवास का और शिक्षा पर, तो 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा और ये करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। आप ये बताइए सबसे ज़्यादा उसने खर्च क्या किया। अब आप फिर वही काम नहीं करेंगे कि 46,000 का 20% निकाले, 46,000 का 5% निकाले, 46,000 का 12%, सब अलग अलग निकाले फिर देखें कि किसका ज़्यादा। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब सब उसी से परसेंटेज निकालो सेम वैल्यू से, तो सिर्फ आप प्रतिशत का ही तुलना कर ले। इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ है, तो परसेंट में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा है, भोजन पर। मतलब सबसे ज़्यादा जो उसने खर्च कर रखा होगा वो हमारा भोजन पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इफ़ इन केस आपसे पूछा होता कि सबसे कम खर्च उसने कहाँ किया है, तो सबसे कम खर्च उसने कहाँ किया है यातायात पर, तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्रिकेट का सेक्टर कोड। देखिए सेक्टर कोड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पाई चार्ट है तो आप ये मान के चले कि सेक्टर कोड से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, सेक्टर कोण का मतलब क्या होता है, एंगल। मतलब यहाँ पर कोण की बात कर रहा है और कोण का मतलब क्या होता है एंगल। और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि ये गोले में दिया गया है, ठीक। अब 360 में कुछ हिस्सा इसका होगा, कुछ हिस्सा इसका होगा, कुछ हिस्सा इसका होगा और कुछ हिस्सा इसका होगा, यही होगा 360 डिग्री में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्रिकेट का, क्रिकेट कितना प्रतिशत है 17। ध्यान देंगे कभी कभी ये सब डिग्री में होंगे तो यहाँ पर प्रतिशत पूछ देगा, और चूंकि ये सभी प्रतिशत में है तो आपसे क्या पूछा है कोण पूछा है। तो अगर क्रिकेट का पूछेगा तो क्रिकेट कितना है यहाँ पर 17% है, तो 17% के नीचे 100 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा प्रतिशत टोटल 100 होता है, इसलिए 17 के नीचे 100 लगाए। और अगर ये डिग्री में होता तो नीचे 360 लगाते, ठीक है। प्रतिशत टोटल 100 होता है, इसलिए नीचे 100 लगा दिया। और इसमें से हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, ठीक है ना। और इसको अगर हम काट लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 61.2 डिग्री। अब मान लीजिए ये तो हमारा आंसर हो गया जो हमसे पूछा था। अगर आपसे फुटबॉल का पूछा होता तो आप क्या करते, 28% है तो 28 के नीचे आप लगाएंगे 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फुटबॉल का सेक्टर कोण, ठीक है, मतलब केंद्रीय कोण निकल जाएगा। मतलब ये कितना आपका कितना डिग्री अगर होगा, ठीक है। मतलब ये चार्ट अगर प्रतिशत पे ना दे करके ये चार्ट अगर कोण पे दिया होता तो ये जो हिस्सा फुटबॉल का है वो कितना डिग्री होता, ठीक है। फिर अगर आपसे कबड्डी का पूछा गया होता तो आप कबड्डी में क्या करेंगे 22 है
और 22 के नीचे 100 लगाएंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो आपका कबड्डी का निकल जाएगा। अगर आपसे हॉकी का पूछे तो हॉकी 33 है, तो 33 के नीचे आप लगाएंगे 100 और गुणा कर देंगे 360 से, तो फिर आपका ये जो कोण निकलेगा वो आपका हॉकी का हो जाएगा। तो इसी तरह से हमसे क्रिकेट का पूछा था तो हमने क्रिकेट का निकाल लिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये जो है अगर कुल 700 छात्र, देखिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले आपको चेक करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन है या नहीं है। हमारे पास एक चीज़ क्लियर है कि क्वेश्चन में हमारे पास कितने छात्र हैं, क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 700 छात्र हैं, ठीक है ना। अब देखिए 700 छात्र अगर हमारे पास टोटल है तो हॉकी को पसंद करने वाले, ठीक है, हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच अंतर क्या है। देखिए अब आप या तो हॉकी को अलग निकालिए और फुटबॉल को अलग निकालिए और फिर माइनस करिए, तो बहुत टाइम लेगा। तो आप सीधे, मैंने शुरू से ही बताया है कि आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों के बीच अंतर, तो हॉकी कितना % लोग पसंद कर रहे हैं 33, फुटबॉल कितने लोग पसंद कर रहे हैं 28%, तो यहाँ पर अंतर कितने का है 5% का। तो सीधे हम इसका 5% निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि 700 का अगर 5% निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, हमसे क्या पूछा, हॉकी को पसंद करने वाले और उसके साथ फुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों का अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, मतलब आपको यहाँ पर माइनस करना था, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली क्या किया है, हॉकी को 33% लोग पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल को 28%, तो हमसे अंतर बोला था तो इन लोगों का डायरेक्ट अंतर हमने लिया 5% और 700 का 5% निकाल लिया। अगर यहाँ पर अंतर ना पूछ करके योग पूछा होता तो जो 33 में से 28 हमने माइनस किया है वो 33 में 28 हम प्लस करते, फिर 700 का उतना प्रतिशत निकालते। क्लियर है, अंतर पूछा तो हमने डायरेक्ट माइनस करके 700 का उतना % निकाल लिया। तो 5% का अंतर है, 700 का 5% 33 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि फुटबॉल की तुलना में कबड्डी को पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। अब देखिए सीधे यहीं से निकालेंगे हम लोग। हमसे क्या पूछा है कि फुटबॉल को पसंद करने वाले और दूसरा हमसे क्या बोला कि कबड्डी को पसंद करने वाले छात्रों में क्या अनुपात है। तो ज़रा आप खुद सोचिए कि कितने लोग हैं पसंद करने वाले फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं हमारे 28% और कबड्डी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं 22% हैं। तो हम लोगों से तो अनुपात पूछा तो इसका 28% है और हमारे पास फिर क्या है 22% है कबड्डी। पहले फुटबॉल तो पहले फुटबॉल हमने रखा, ठीक है, फिर हमसे बोला कबड्डी तो फिर हमने क्या रखा कबड्डी रखा। तो 28 और 22 बस इसको काट लीजिए तो ये आपका 14 और ये आपका 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, अगर मान लीजिए हमसे कभी पूछ देता कि कबड्डी और हॉकी का पूछ देता तो कबड्डी आपका 22 है और हॉकी आपका 33 है, तो ये आपका 11 से 2 बार में 11 से 3 बार में, तो जिसका अनुपात पूछेगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, आपसे ऐसे बोल देगा कि क्रिकेट और कबड्डी का हॉकी के साथ क्या अनुपात है, तो क्रिकेट और कबड्डी को एक साथ लेना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 39। ठीक है, का हॉकी के साथ क्या अनुपात है, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे भी पूछ सकता है, तो जिसका पूछेगा उसको जिसका पूछेगा हम उसको लेफ्ट और राइट साइड में रख के हम काट के अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फुटबॉल और हमसे सिर्फ कबड्डी का पूछा था, तो फुटबॉल 28% है, कबड्डी आपका 22% है, तो हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 14, 2 से काटेंगे तो ये आपका 11, तो रेशियो जो है वो हमारा 14-11 हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर कभी कभी आपसे कंफ्यूज कर देगा कि ये जो ऑप्शन है वो 14-11 भी है और इसी में एक ऑप्शन 11-14, देखिए ये भी आपको दिया गया है। ठीक, अगर ये ऑप्शन ऊपर होता तो ज़्यादातर बच्चे 14-11 देख के 11-14 को टिक कर, जिसका पहले पूछा उसका रेशियो पहले होना चाहिए, जिसका बाद में पूछा उसका रेशियो बाद में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कागज़ की लागत के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप बताइए। अब देखिए अब तो आप निकाल सकते हैं कि एक केंद्रीय कोण हम लोग निकाल सकते हैं। कागज़ के लागत की जो केंद्रीय कोण है वो कितना परसेंटेज में 10 है, उसको डिग्री में चेंज करना है।
केंद्रीय कोण का मतलब क्या है कि जो वैल्यू परसेंटेज में है उसी को चेंज करना है आपको, किसमें, उसको आपको चेंज करना है डिग्री में, ठीक है ना, बस इतना ही करना है। तो देखिए इसको आपको चेंज करना है डिग्री में, और ये कैसे चेंज होगा, अब देखिए ये परसेंटेज में मतलब 100 पे ये वैल्यू दी हुई है और आपको चेंज करके किस पर निकालना है, 360 पे। तो कागज़ की लागत 10%, पहले भी हम लोग निकालना देखे हैं, 10% है, नीचे क्या लगेगा आपका 100 लगेगा, और ये आपका 360 करते हैं, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, आपका बच गया 36 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी का आप क्या करते हैं, ये करते हैं 15 और नीचे क्या करते हैं 100 और गुणे क्या करते हैं 360, ठीक, ऐसे निकल, जिसका पूछेगा उसके नीचे 100 लगा के आप 360 से गुणा कर सकते हैं, आपको केंद्रीय कोण मिल जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब बोला यदि छपाई पर व्यय 52,000, ये 52,000 नहीं है, ये एक्चुअली 52,500 है, ये टाइपिंग के मिस्टेक है थोड़ी, 52,500 है, ठीक है। तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, मतलब ये जो 52,500 है ये छपाई की वैल्यू है, ठीक है, और छपाई आपका है कितना, छपाई आपका 35% है, मतलब हम कह सकते हैं कि 35% का मान 52,500 है। तो अब देखिए 35% का जो मान है वो आपका 52,500 है, ठीक है, 52,500 है, तो ये कितना होगा, अगर 35 से हम काट दें इसको, तो 35 एकम 35, 17 होगा और 5 175, 35 पचे 175 और 00, तो कह सकते हैं कि 1% का जो मान आया वो कितना आया 1500। फिर से समझिए कि कह रहा है क्वेश्चन कि छपाई का जो व्यय है वो 52,500 है, मतलब 35% का मान 52,500 है। तो 35% का मान अगर 52,500 है तो हम 1% का मान निकाले, 35 इसको काट के, तो कितना आया 1500। अब 1% का मान हमारे पास है, अब जो भी हमसे पूछा गया होगा वो हम आंसर निकाल लेंगे। तो बोला है कि रॉयल्टी का बताओ, रॉयल्टी है कितनी अपने पास 15%, अगर 1% का मान 1500 है और आपसे रॉयल्टी पूछा है, रॉयल्टी कितना है क्वेश्चन में 15%, तो 1% का मान 1500, तो 15% का मान कितना 15 गुणे 1500, ठीक है, तो 15 गुणे 15 कितना होता है 225 और 00, तो 22,500 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, इसमें देखिए यदि विविध व्यय 6,000 है, अच्छा ये बताइए इसमें विविध है कहाँ, ये थोड़ा सा नीचे दिया गया है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना ये आपका विविध है, मिसलेनियस जिसको कहते हैं, तो ये विविध कितना परसेंट है 4%, तो 6,000 की जो वैल्यू होगी वो 4% के बराबर हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि अगर विविध पर व्यय 6,000 है, मतलब ये आपका 4%, तो 4% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6,000, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1500, ठीक है, 1% आ गया। अब आपसे पूछा है तो रॉयल्टी से जिल्दबाजी और कटाई, ये एक ही पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिल्दबाजी और कटाई, तो रॉयल्टी से जिल्दबाजी और कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। अब देखिए रॉयल्टी से जिल्दबाजी और कटाई कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है 3% अधिक है ना, हमसे सिर्फ अधिक पूछ रहा है, तो हमको सिर्फ 3% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1% हमने 1500 निकाला है तो 3% 15 तियाँ 4500, मतलब आंसर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि विविध पर व्यय 6,000, विविध है कितना परसेंट 4%, तो अगर 4% की वैल्यू 6,000 है तो 1% की वैल्यू 1500, 4 से काट लिया। अब 1% की जब निकल जाती है वैल्यू तो हमसे जो भी पूछा होगा हम उसका आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमसे पूछा है कि रॉयल्टी जो है जिल्दसाजी और कटाई से कितना अधिक है, तो भाई रॉयल्टी आपका 15%, जिल्दसाजी कितनी है 18%, तो आपको पता है कि ये इससे 3% अधिक है, और हमसे यही बोला है कि कितना अधिक है। तो आप जरा सोचिए 1% की वैल्यू अगर 1500 होगी तो 3% अधिक है, तो 3% की वैल्यू 4500 हो जाएगी, ठीक है, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। अब बढ़ते हैं अगले पे। अगला कह रहा है विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई के लिए व्यय का केंद्रीय कोण कितना होगा।
विज्ञापन पर व्यय से जो हमारा केंद्रीय कोण है वो किस चीज़ से, छपाई, छपाई मतलब कितना, 35%, इससे कितना अधिक है। तो अब ये नहीं कि इसका कोण अलग निकालें, इसका कोण अलग निकालें, हमसे क्या बोला है, कितना अधिक है, तो सीधे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये कितना अधिक है, इससे 17% अधिक है ना, तो सीधे आप 17% ही निकालिए ना, 17/100 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 छक्के 42। तो ये आपका जो है लास्ट में 2 आना चाहिए, ये आपका 61.2% ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बस इतने सारे क्वेश्चन थे हमारे पास पाई चार्ट से। तो आप लोगों ने देखा ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे ये सब पाई चार्ट पे डिपेंड थे सारे क्वेश्चन। और अब आपको करना ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो हमारी पाई चार्ट की जो अगली होगी, मतलब ग्राफ में जो अगला टॉपिक है, या फिर बार ग्राफ हो, या फिर आपका लाइन ग्राफ हो, या फिर आपका टेबुलर फॉर्म हो, सबको मिक्स करके हम लोग करेंगे। और फिर आपको ये जितने भी क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, और जो भी आपको डाउट होगा, जो स्क्रीन पे नीचे जो आपका नंबर चल रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अभी आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 24 तारीख को, तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीक्षा परिवार की तरफ से। सभी लोग अच्छे से पेपर दें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी आपको कुछ और वीडियोस मिल जाए। इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको ग्रुप डी और यूपीएसआई और फिर एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए हम लोग अलग अलग कोर्सेज बनाएंगे, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ें अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ दी जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।